एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है, तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी, ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को? मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिससे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ, और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली? बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूंगा, आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे लेकिन ईएमआई कैसे भरेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है, और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना। क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी, और बंटी बर्गर बनाया करता था, और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा, आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था, और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं।
अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही है। और कालू हंसता है। शाम में कालू, पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। तो पीलू कहती है, ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो टिल्लू कहता है, हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो पीलू कहती है, अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तो टिल्लू कहता है, तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बंटी कहता है, अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। तो कड़क कहता है, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से,
नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। बंटी कहता है, मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है। मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है, ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी
मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। एक बार की बात है, सोनू लोमड़ अपनी बहन चिंकी बंदरिया और मम्मी मोना गीदड़ और पापा महेश के साथ शॉपिंग करते हुए बाजार से घर आ रहा था। तभी महेश अपने बच्चों और पत्नी से कहता है, क्यों ना इस संडे हम सभी घूमने चले? बहुत समय हो गया है हमें कहीं भी घूमने गए हुए, और बच्चे भी घर पर पड़े पड़े बोर हो गए होंगे। क्यों है ना बच्चों? हाँ पापा, हम घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं। हम इस संडे घूमना चाहते हैं। और आप हमें कहाँ पर लेके जाओगे पापा? घूमने के लिए बताओ ना। बच्चों, मैं तो तुम्हें कहीं भी घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कहाँ पर घूमने का मन है। हम वहीं चलेंगे ताकि तुम्हें बहुत अच्छा लगे। पापा, हम सभी आपके साथ इंडिया गेट घूमना चाहते हैं। आप हमें घुमाने के लिए इंडिया गेट ही लेकर चलिए। मुझे तो पता ही था तुम यही बोलोगे, कब से तुमने यही जिद कर रखी है। चलो अब इस संडे हम इंडिया गेट ही घूमने चलते हैं। अब बच्चे राजी हैं तो क्या कर सकते हैं। दिन बीते और संडे आ गया। सभी घूमने जाने के लिए तैयार थे। सभी घर से बाहर निकलकर एक ऑटो पकड़ते हैं और उसमें बैठकर घूमने के लिए चल देते हैं। शाम हो जाती है। वो लोग घूमने के बाद घर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जाम होने की वजह से उनका ऑटो एक पोस्ट ऑफिस के सामने रुक जाता है। सोनू उस ऑफिस को देखकर कहता है, पापा ये कौन सा ऑफिस है? अरे सोनू, पढ़ो तो, ये पोस्ट ऑफिस है। मगर पोस्ट ऑफिस किस लिए होता है? तभी उनका ऑटो रिक्शा आगे चलने लगता है और वह घर जाने लगते हैं। तो उनकी मम्मी उनसे कहती है, बच्चों तुम्हें पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना है ना? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास पोस्ट ऑफिस से जुड़ा एक काम है। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस किस लिए होता है और इनका क्या काम होता है। घूमने की वजह से बच्चे बहुत थक जाते हैं, इसलिए वे घर जाते ही अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोना गीदड़ के पास उसकी बहन आरती का फोन आता है। तभी चिंकी कहती है, मम्मी, मौसी का फोन आ रहा है। फोन उठाओ चिंकी और मौसी से बात करो। मैं अभी काम कर रही हूँ, उसके बाद उनसे बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। चिंकी फोन उठा लेती है और कहती है, हेलो बेटा चिंकी। हाँ मौसी। बेटी तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मौसी, मम्मी तो अभी काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। अच्छा बेटा, तो अपनी मम्मी से पूछकर बता देना मुझे कि मैंने जो पार्सल भेजा था वह मिला क्या? ठीक है मौसी, मैं आपको पूछकर बता दूंगी। थोड़ी देर बाद चिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मौसी पूछ रही है आपको उनका पार्सल मिला क्या? नहीं बेटा, जाओ सोनू को भी बुला के लाओ। आज तुम दोनों के पास पोस्ट ऑफिस में जाकर मौसी के पार्सल के बारे में पूछने का काम है। ठीक है मम्मी। दोनों पोस्ट ऑफिस के लिए चल देते हैं। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि
कि बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं। कहीं पर स्पीड पोस्ट लिखा है, कहीं पर पोस्ट लिखा है, कहीं पर मनी ऑर्डर लिखा है। उन्हें इंक्वायरी का काउंटर दिखा तो वे दोनों वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, मैडम मेरी मौसी ने कोई पार्सल भेजा था, वे आ गया क्या? बच्चे, ऐसे पार्सल के बारे में नहीं पता चलता है। तुम मुझे पहले अपनी मौसी का नाम और एड्रेस बताओ, तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगी। मैडम मौसी का नाम तो आरती है, मगर हमें एड्रेस नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम घर जाकर अपनी मम्मी से अच्छे से पूछ कर आना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है मैडम। वे दोनों घर जाकर अपनी मम्मी से बताते हैं। मम्मी बच्चों को कस्टमर ID लिख कर देती है और वे दोनों फिर से पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। ये लीजिए मैडम, और अब हमें बताइए कि हमारा पार्सल कहाँ है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुको, मैं कंप्यूटर में चेक करके बताती हूँ। बिल्ली कंप्यूटर पर चेक करने के बाद कहती है, बच्चों तुम्हारा पार्सल 2 दिन बाद तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। किसी प्रॉब्लम की वजह से वह थोड़ा लेट हो गया है, मगर 2 दिन बाद वे तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। और अब तुम फिक्र मत करो बच्चों, और घर जाकर अपनी मम्मी से बता दो, ठीक है। दोनों भागते हुए घर जाते हैं और खुशी खुशी अपनी मम्मी से सब बता देते हैं। तो देखा ना बच्चों, अब तुम्हें पता चल गया ना कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है। पोस्ट ऑफिस की मदद से हम कोई भी सामान कहीं पर भी भेज सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। हाँ मम्मी, अब हम समझ गए हैं कि पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है। तो दोनों बच्चे आज पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें आज एक नई चीज के बारे में पता चला था। राहुल बंदर और सपना खरगोश दोनों बहुत शरारती बच्चे थे। इन दोनों को जितना भी घुमा इन्हें हमेशा ही कम लगता था। आखिर वैसे भी बच्चे ही तो थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। एक दिन वहाँ से लौटते हुए बारिश होने लगती है। सभी बच्चे बारिश के पानी में उछलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि कुछ बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहे थे। उन्हें देखकर वह भी नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं। अरे राहुल भैया, अब बहुत मस्ती हो गई है, चलो घर चलते हैं, हमें बहुत देर हो गई है, मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ सपना, मैं तो बारिश के चक्कर में घर जाना ही भूल गया था। चलो अब जल्दी से चले, वरना मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी और हमें बहुत डांट पड़ेगी। दोनों बच्चे घर जाते हैं तो उनकी मम्मी पिंकी हिरन बहुत गुस्से में होती है और बच्चों के घर आते ही वे उन्हें डांटना शुरू कर देती है। कहाँ थे तुम दोनों, इतना लेट कैसे हुए? मम्मी वो हम बारिश में थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, बस इसलिए लेट हो गए। अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे मम्मी, हमें माफ कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, अब पहले नहा लो अच्छे से। बारिश का पानी बहुत गंदा होता है और तुम उसी में से निकल कर आ रहे हो। चलो फिर उसके बाद खाना खा लो, चलो आओ। दोनों बच्चे अच्छे से नहाकर खाना खाने लग जाते हैं। शाम को उनके पापा कैलाश हाथी घर पर आते हैं। बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी वे देखते हैं कि टीवी में एक बोट पर सभी बहुत मजे कर रहे हैं। तो इसे देखकर बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा आपने हमें बाइक पर घुमाया और एरोप्लेन में भी, मगर आपने हमें अभी तक पानी की बोट की सवारी नहीं कराई। बच्चों तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मगर मैं खुद अभी तक पानी का सफर नहीं किया हूँ। पापा हमें कुछ नहीं पता, हमें तो घूमना है बस। बच्चों पापा ने मना किया ना, जिद नहीं करते। चलो अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। चलो। दोनों बच्चे उदास होकर गीली आंखों से अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वह अपने स्कूल से लौटते हैं तो एक दिन उनके पापा उनसे कहते हैं, बच्चों आज से हम सभी में से कोई भी जमीन पर ना तो कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। ये सुनकर बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि पापा ने क्या कहा। तब पिंकी बच्चों से कहती है, अरे पापा हमें कल ही पानी की सैर करवाने के लिए ले जा रहे हैं बच्चों। पापा ने हमारे लिए एक क्रूज की टिकट बुक की है और हम वहाँ पर पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। क्या सच में पापा? हाँ बच्चों। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने झूमने लगते हैं। अगले दिन वे अपने पापा के साथ एक क्रूज पर जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों ये तो कुछ भी नहीं, हमारा रूम भी बहुत अच्छा है, और चलो वो दिखाता हूँ। सभी रूम के अंदर जाते हैं तो वे देखकर चौंक जाते हैं। वे बिल्कुल एक 5 स्टार के जैसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर लाइटिंग हो रखी थी और बेड भी बहुत अच्छा था। पापा ये तो सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है। और ये बेड तो देखो पापा,
कितना मुलायम है। थोड़ी देर में क्रूज चलने लगता है तो राहुल घबरा जाता है और कहता है, पापा भूकंप। बेटा भूकंप नहीं है, भूल गए हम क्रूज पर हैं और अभी ये स्टार्ट हुआ है। शाम होते ही सभी क्रूज के अंदर के होटल में जाकर खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। क्रूज में एक स्विमिंग पूल भी था जहाँ सब मजे कर रहे थे। पिंकी और बच्चों, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पर इतनी रात में पापा आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मेरे पीछे पीछे आओ बच्चों। वे उन्हें क्रूज में टॉप व्यू पर ले जाते हैं। सभी देखते हैं कि समुद्र में बहुत सारी डॉल्फिन पानी में बाहर आ रही हैं और लंबी लंबी छलांगे मार रही हैं। पानी में ये देखने से बहुत अच्छा लग रहा था और इसे देखकर बच्चे भी बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू तीसरी क्लास में पढ़ता था। उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसे ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना। राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे राहुल के पापा का अपना काम है, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ। मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता। तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है। वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता। लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश थी कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ हैं। ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले? किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें ऐसे ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। क्या पता किसी से गिर गए हो। तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना। जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ खोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है। पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल और रबड़ मेरी हैं, पर मेरे तो 5 रबड़ और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही हैं, बाकी की तो कहाँ है? 5 पेंसिल और रबड़, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ दी। रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी की 2 पेंसिल और रबड़ कहाँ है? कौन सी 2 पेंसिल और रबड़ सर? मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबड़ छुपा ली है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबड़ और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता? ये 3 रबड़ और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबड़ नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबड़ इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबड़ जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबड़ चिंटू को दे देते हैं। उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा। मगरू और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। लेकिन तोता ऐसा था
जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उससे मिलने के लिए मगरू और रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। अरे अब मैं कैसे नदी पार करूंगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आंख में, नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुंचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखो, मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए।